हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 8th नंबर का। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी का मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग फिर से सॉल्व करने वाले हैं 12 to 13 क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो CUT का एग्जाम होने वाला है UG का, ठीक है, उसमें जो है आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जनरल टेस्ट का जो सेक्शन होगा उसमें आपका रीजनिंग, मैथ और आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन तीनों पार्ट से, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ये लगातार हमारी कोशिश है। ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जो है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है और करा भी रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो है हम केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं देख रहे कि भाई क्वेश्चन लिया उसका आंसर करा दिया, नहीं। यहां पर जो भी है, जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक का भी हम डिटेल सॉल्यूशन समझते हैं, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि भाई जो क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं वही क्वेश्चन आ जाए। अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आया, उसके जैसा कोई क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक से, तो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक इसके फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा, फर्स्ट भाग को नहीं देखा, तो वो भी जाकर के जो है फर्स्ट भाग को जरूर देख ले, जिसमें हम लोगों ने 12 to 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को, इस क्लास को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए। आज भी जो है हम लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। जो क्वेश्चन हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन को समझेंगे, जिस टॉपिक से भी पूछा जाएगा उस टॉपिक को समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का जो क्वेश्चन है ये आपका जो है उसी का अगला क्वेश्चन है। ठीक है ना। फर्स्ट में अगर हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप मान के चलिए 14 क्वेश्चन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो ये उसी के नेक्स्ट आगे पार्ट से हमने स्टार्ट किया है। यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर। दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब एक चीज जरा समझिए, ये क्वेश्चन आपका डाइस से लिया गया है और डाइस में से लिया गया है आपका ओपन डाइस से क्वेश्चन। ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन ओपन डाइस से लिया गया है तो ओपन डाइस में ये होता है कि आपको डाइस जिस प्रकार से, देखो ये बना हुआ डाइस आपको दिया गया है। ठीक है ना। ओपन डाइस में आपको पहले से डाइस बना करके दे दिया जाता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि इसको फोल्ड किया जाए तो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहां पर पूछा गया है, ये आपको एक आकृति दी गई है और आपसे कहा गया कि इसको फोल्ड कर दे, तो इन चारों में से कौन सा एक है जो इसमें से बनाया जा सकता है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे कैसे, तो जरा उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है ना। यहां पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये आपको आकृति बनी दिखाई दे रही है, इसमें हम सतहों को किस प्रकार से अपोजिट लेंगे। क्योंकि यहां पर एक चीज ये कॉन्सेप्ट में लगता है कि जो अंक जिस अंक के अपोजिट होगा, ठीक है ना, वह उसके बगल में नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो 5 या 6 प्रकार के ओपन डाइस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एक आपका जो है कुछ इस प्रकार का ओपन डाइस होता है। मैं आपको 5 से 6 प्रकार के जो ओपन डाइस होते हैं जिनमें किस प्रकार से आपको अपोजिट लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। जैसे
अगर कभी भी आपका इस प्रकार से ओपन डाइस बन करके आपके सामने आ जाए 1 2 3 4, इस प्रकार से कभी भी अगर आपका ओपन डाइस बना हो, ठीक है ना, तो मेन यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, किसी का नाम लिखा, कोई नाम हो सकते हैं यहां पे लिखे हों, कोई डायग्राम हो सकते हैं यहां पर बने हों। तो मेन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इसमें कौन सी सतह किसके अपोजिट में ली जाएगी। तो यहां पे जरा समझ लो इसको, अगर इस प्रकार का आपको कभी भी ओपन डाइस बना मिल जाए तो इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस, इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस और इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस होगी। क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो अगर कुछ आपको कभी भी ओपन डाइस ऐसा बना मिल जाए 1 2 3 4, ठीक है ना, अगर कभी भी आपको ओपन डाइस कुछ ऐसा बना मिल जाए, भाई एक डाइस में आपकी 6 सरफेस होती हैं, डाइस में कितनी सरफेस होती हैं? 6 सरफेस होती हैं। तो जब 6 सरफेस होती है तो 6 सतहें ही आपको बनी दिखाई देंगी, 7 तो होंगी नहीं भाई, क्योंकि 7 सरफेस होती ही नहीं है। तो 6 सरफेस में कुछ जैसे इस प्रकार से बना है, तो फिर कैसे लेंगे जरा उसको समझ लो। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है ना। थर्ड टाइप जरा समझ लेते हैं। अगर कभी आपको इस प्रकार से ओपन डाइस बना मिल जाए कि एक यहां पर बना है, एक यहां पर बना है, तो यहां पे जरा समझो, इसका अपोजिट ये लेंगे और इसका अपोजिट ये लेंगे, इसके अपोजिट ये लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको जो है ओपन डाइस में सरफेस को अपोजिट लेना है, क्योंकि यहां पर एक मेन कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब भी कि जो है ओपन डाइस को फोल्ड करके कोई डाइस बनाया जाता है, तो जो अंक या अंक की जगह कोई सिंबल होगा, किसी का नाम होगा, कलर नेम कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, तो जो अंक या सिंबल या नाम जिसके अपोजिट में होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। ये चीज, ये 3 हो गए। चौथा देखिए मैं बताता हूं, चौथा मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। फोर्थ टाइप में चलते हैं हम लोग। 3 टाइप हमने समझ लिए, 4th टाइप पे चलते हैं। 4th टाइप, कभी अगर आपको ऐसा ओपन डाइस बना मिल जाए, कभी अगर आपको ऐसा ओपन डाइस मिल जाए 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6। कभी अगर आपको ऐसा ओपन डाइस बना मिल जाए तो यहां पर देखो, इसका अपोजिट ये, इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये होगा। क्लियर है? 5th टाइप में चलते हैं। अगर कभी आपको ओपन डाइस कुछ ऐसा मिल जाए, अगर कभी आपको ओपन डाइस कुछ ऐसा मिल जाए, ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा ओपन डाइस आपको मिल जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो सॉल्यूशन मिलेगा पूरा डिटेल सॉल्यूशन। अब इसमें से कोई भी आपके उसमें ओपन डाइस आएगा ना, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए एक चीज को नोट भी करते जाइए, जो आपको लगता है नहीं मुझे ये नोट करना चाहिए, तो हमेशा एक पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि जो चीजें हो उसको आप नोट भी करते चलें। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब दोबारा आपके इसमें कभी भी आपके इसमें कोई क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाए कि हाँ इस प्रकार से ओपन डाइस यहाँ पर आया है और इसका अपोजिट ये लिया जाएगा। क्योंकि ये तो बना बनाया आएगा आपके एग्जाम में, ये इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे हो सकता है इस प्रकार से कोई ओपन डाइस बन के आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कहां पर आप जो है अपोजिट लेंगे कौन सी सरफेस को। तो ये हो गया 5। एक और हम लोग पढ़ते हैं, एक और जरा समझ लेते हैं। अगर कभी आपका इस प्रकार से ओपन डाइस आ जाए, 6वें प्रकार के मैं आपको बता देता हूं। कभी आपको अगर इस प्रकार से ओपन डाइस देखो मिल जाता है, कभी अगर इस प्रकार से ओपन डाइस आपको मिल जाता है बना हुआ इस प्रकार से, ठीक है ना। कभी अगर ऐसा ओपन डाइस आपको बना मिल जाता है, ये देखो ऐसा भी ओपन डाइस बन करके आता है। तो अगर कभी ऐसा ओपन डाइस आपको बनकर मिल जाए तो फिर कैसे लेंगे अपोजिट सरफेस को, जरा समझो। यहां पर देखो, यहां पर जो है इसके अपोजिट में ये सरफेस होगी, इसके अपोजिट में ये सरफेस होगी। अब जो मिडिल सरफेस बची है, अब कौन सी सरफेस बच गई, तो आपने कहा मिडिल बच गई। मिडिल सरफेस के अपोजिट में
ये जो चारों ट्रायंगल है ना, ये मिलके एक सतह बनाएंगे कुछ ऐसी। ये जो चारों ट्रायंगल है मिलके एक सतह बनाएंगे, और ये जो चारों ट्रायंगल मिलके सरफेस बनाएंगे ये मिडिल वाली सतह के अपोजिट में होगी। जो चारों ट्रायंगल मिलकर के एक सरफेस बनाएंगे, क्योंकि टोटल तो भाई 6 सरफेस ही होंगी ना, क्योंकि एक पासे में 6 सतह होती हैं, 7वीं सतह तो होती नहीं, तो इनसे मिलकर के भी 6 सतहें ही बनेंगी। तो इन चारों ट्रायंगल से मिलकर जो सतह बनेगी वो जो है आपके इस मिडिल सरफेस के अपोजिट होगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से ओपन डाइस होते हैं जिनमें हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से आपको अपोजिट लेना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है जब इसको आप फोल्ड करेंगे कि जो अंक जिसके विपरीत में होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। अब जैसे एक बात समझो, यहां पर ये ओपन डाइस आपको दे दिया गया कुछ ऐसा, जो आपके इसमें बना हुआ है, आपके उसमें कुछ ऐसा ओपन डाइस बना हुआ है, कुछ ऐसा है भाई, कुछ ऐसा ओपन डाइस आपके इसमें बना है। यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पर ये बना हुआ है इस प्रकार से। अब देखो आपको करना क्या है, ये लाइन इधर हो, इधर हो, ये लाइन इधर हो, इधर हो, सब में सेम रूल लगता है। इस बात को ध्यान दे लो कि अगर हो सकता है कि ये लाइन इधर की जगह इधर आ जाए, या ये लाइन इधर की जगह यहाँ आपको मिल जाए, तो लेफ्ट राइट चेंज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रूल सब में सेम लगेगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार से ओपन डाइस बनता है, जैसे यहाँ पे आपके इसमें बना हुआ दिया गया है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। अब देखो तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 5 के अपोजिट हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट क्या होगा 4, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपने कहा 6, 5 का अपोजिट क्या होगा, आपने कहा 3। क्लियर है। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि जो अंक जिस अंक के अपोजिट होगा, विपरीत होगा, वह उसके बगल में नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर देखो, पहले को दिया 3, 6 और 1। अब देखो 1 का अपोजिट क्या है 6, 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 के बगल में 6 नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। सेकंड की चर्चा करते हैं 1, 3, 5। अब देखो 3 का अपोजिट 5 है, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि जो अंक जिसके विपरीत में होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। तो यहां तो बगल में दिया गया है इसलिए नहीं बन सकता, यहां 1 के बगल में 6 दिया गया इसलिए नहीं बन सकता। 2, 6, 4, तो आपने कहा 2 का अपोजिट क्या है 4, देखो 2 के बगल में 4 इसलिए नहीं बन सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी, आंसर कौन सा हो जाएगा डी, 1, 3, 4। देखो ना तो 1 के अपोजिट में 3 है, ना तो 3 के अपोजिट में 4 है, ना तो 1 के अपोजिट में 4 है। तो इसलिए जो है कौन सा बन जाएगा, चौथा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। तो अगर ओपन डाइस से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, किस प्रकार से सरफेस को हमें अपोजिट लेना है, और जो अंक जिस अंक के विपरीत में होगा वह उसके बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन है आपका कि इन अ सर्टेन कोड RAID इज रिटन एज परसेंटेज, हैश, स्टार एंड डॉलर। RIPE is written as a percentage, star, @ copyright. Then how will DEAR be written in that code? एक निश्चित कोड भाषा में RAID को परसेंटेज, हैश, स्टार, डॉलर और RIPE को परसेंटेज, स्टार, @ कॉपीराइट लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में DEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखो एक चीज जरा समझो कि कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी यदि जो भी आपके अल्फाबेट दिए गए हैं,
अगर उनकी डिकोडिंग जो है सिंबल के द्वारा की जाए, अगर जो है जो भी आपको एक वर्ड दिया जाता है उसकी जो डिकोडिंग है अगर वो कभी भी सिंबल के द्वारा की जाए, तो जो भी आपसे वर्ड पूछा जाएगा, जो भी वर्ड आपसे पूछा जाएगा वो उन्हीं अल्फाबेट से, जो वर्ड आपको दिए गए हैं पहले से, उन्हीं से मिल करके बना होगा। अगर कभी भी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से दिया गया, जैसे यहां पे देखो, अब आपको पता है कि भाई रेड को यहां पे ये सिंबल दिए गए हैं, रिप के लिए देखो ये सिंबल दिए गए हैं, तो आपसे डियर के लिए पूछे गए हैं। तो जरा देखो भाई यहां पे अगर मैं कहूं तो R A I और D, देखो R के लिए क्या आ जाएगा, तो आपने कहा परसेंटेज, R के लिए परसेंटेज है, A के लिए हैज है, I के लिए स्टार है, I के लिए स्टार है, और D के लिए डॉलर है, D के लिए डॉलर है। इसी प्रकार से रिप में देख लो RIPE में, RIPE में तो देखो R के लिए आपका परसेंटेज ही आएगा, क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकता। अगर अलग अलग होगा तो फिर हम यही नहीं डिफाइन कर पाएंगे अगर R हमसे आगे पूछा गया कि R के लिए हम लें क्या। इसलिए जो भी सिंबल प्रयोग किया जाएगा अगर वो अल्फाबेट दोबारा रिपीट होता है तो सेम सिंबल आएगा। जैसे यहां पे देखो RIP में यहां पे क्या है, देखो आपका परसेंटेज है, I के लिए आपका स्टार है, यहां पे R के लिए क्या है, परसेंटेज है, ठीक है ना। I के लिए क्या है, आपका स्टार है, P के लिए क्या है, तो आपने कहा एट द रेट है, एट द रेट है, और E के लिए क्या है, तो आपने कहा कॉपीराइट। अब देखो तो ये तो हर एक अलग अलग अल्फाबेट के लिए सिंबल हो गया, ठीक है ना। रेट के लिए हो गया, रिप के लिए हो गया। अब देखो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जब भी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जो वर्ड आपसे पूछा जाएगा वह इन्हीं वर्डों के अल्फाबेट से मिलकर बना होगा 100%, ठीक है ना। सिंबल में, किसमें, जब सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जब इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 100%। जैसे यहां पे देखो DEAR आपसे पूछा गया है, DEA एंड R, देखो D भी है यहां पर, देखो कहां है D ये है, E भी है, E कहां है, यहां पर है, A कहां है, यहां है, R कहां है, यहां है। तो देखो अब D के लिए कोड क्या सिंबल प्रयोग हुआ, तो आपने कहा डॉलर, तो यहां डॉलर रख दीजिए। E के लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो आपने कहा E के लिए कॉपीराइट है, यहां कॉपीराइट रख दीजिए। A के लिए क्या सिंबल का प्रयोग हुआ है, तो हैज, तो यहां पे हैज आ जाएगा। और R के लिए किस सिंबल का प्रयोग हुआ है, R के लिए हुआ परसेंटेज, तो यहां परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, डॉलर कॉपीराइट हैज परसेंटेज, डॉलर कॉपीराइट हैज परसेंटेज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है भाई। जब अगर अल्फाबेट की कोडिंग अल्फाबेट के रूप में की जाए, अल्फाबेट कोडेड एज इन अल्फाबेट, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका प्लस होता, माइनस होता, अपोजिट होता, ठीक है ना। तो वहां पे पहले हम मेथड निकालते और तब वहां पर हम जो आपसे वर्ड पूछा तो उसमें वही मेथड अप्लाई कर देते। यहां पर क्या, जब सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जब इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो ये बात याद रखना, जो आपसे वर्ड पूछा जाएगा वो वर्ड इन्हीं वर्डों के अल्फाबेट से मिलकर के ही बना होगा। क्लियर है, सिंबल वाले में, ठीक है ना। बाकी में बहुत सारे रूल होते हैं जिनको हम लोग जो है कई बार पढ़ भी चुके हैं, अगर आगे अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। क्या क्या रूल लगते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट की जो कोडिंग है वो अल्फाबेट के रूप में होती है, ठीक है ना। अल्फाबेट की जो डिकोडिंग है, ठीक है ना, अल्फाबेट को जो डिकोड किया जाता है वो अल्फाबेट के केवल प्लेस में चेंजमेंट करके किया जाता है, ठीक है ना। अल्फाबेट में कुछ प्लस या माइनस करके किया जाता है। अब वो जो प्लस या माइनस होगा उसकी भी एक सीरीज बनती है। लेकिन यहां पर क्या, जब सिंबल वाइज से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर जो भी वर्ड पूछा जाएगा वो उन्हीं जो वर्ड आपके दिए जाएंगे उन्हीं के अल्फाबेट से मिलकर बना होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है, इफ S मीन्स माइनस, S means minus, Q means multiply, R means division and P means plus, then 1P 45R 2Q 2S 4 equals to what?
यदि s का अर्थ माइनस है, q का अर्थ गुणा है, r का अर्थ भाग है और p का अर्थ प्लस है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। 40 होगी, 42 होगी, 36 होगी कि 46 होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से। किससे पूछा गया? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चनों को करने से पहले हमको दो चीजें समझनी है। क्या? सबसे पहला काम क्या है? सिंबल को रिप्लेस करना, ठीक है ना, सिंबल को रिप्लेस करना। फिर रिप्लेस करने के बाद जो नया आपका इक्वेशन बनेगा उसमें BODMAS लगा करके उसको सॉल्व करना। तो जैसे यहां पे देखें तो आपका जो यहां पर ये इक्वेशन दिया गया वो क्या है? वो है 1p 45r 2q 2s4। अब देखो एक चीज जरा समझो, यहां पे जरा समझिए, p का अर्थ क्या है? तो आपने कहा कि s मीन्स क्या है आपका माइनस, q मीन्स है मल्टीप्लाई, r मीन्स है डिवीजन, p मीन्स है प्लस। तो जहां पर p है वहां पे प्लस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 45। r का मीन्स क्या है? r मीन्स डिवीजन है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इसके बाद q का मीन्स क्या है? q मीन्स मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। s का मीन्स क्या है? s मीन्स माइनस है, माइनस का 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी अब आपको बताना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहला काम क्या है? सिंबल को रिप्लेस करना। सिंबल को आपने रिप्लेस कर दिया, जिस अल्फाबेट का जो मीनिंग था वो आपने यहाँ पे रख दिया। अब यहां पर आपको लगाना है BODMAS, यहां पे आपको लगाना है BODMAS। BODMAS के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा। O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। फिर आ जाएगा आपका D, तो D से हो जाता है आपका डिवीजन, फिर होगा डिवीजन, फिर आ जाएगा आपका M, M से मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई से, फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके। फिर आ जाएगा आपका A से मतलब हो जाएगा एडिशन से, किससे हो जाएगा? एडिशन से। फिर हो जाएगा आपका एडिशन, और फिर आ जाएगा आपका S, तो S हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट, F का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाव करना। क्लियर है? तो ये BODMAS का फुल फॉर्म होता है। तो आपको अब यहां पर लगाना है BODMAS। तो अब एक चीज दिमाग में आती है, सर मल्टीप्लाई तो 2 बार है, एक डिवीजन के पहले भी है, एक डिवीजन के बाद भी है। तो इस चीज को जरा समझ लीजिए। अगर ऑफ कहीं पर भी लिखा है, ठीक है ना, ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर कभी भी ऑफ लगा है तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह डिवीजन के बाद होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब जरा इसको सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट तो कहीं यहां पर है नहीं, तो यहां पर देखो 1 प्लस, यहां से इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, अब देखो एक चीज जरा समझो, यहां पे लिखोगे इसको 45/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 4 इक्वल्स टू क्या आएगा? अब एक चीज बताओ, क्या 45 2 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 45 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। अब देखो जब 45/2 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, या तो ये डिवाइड हो जाए तो मल्टीप्लाई वाला कट जाए इससे, तो यहां से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1 प्लस 45 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 42, कितना आ जाएगा 42 आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहला काम क्या है? सिंबल को रिप्लेस करना। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। यहां पे PQRS दिया है, कहीं पर जो है सिंबल का मतलब आ जाता है, प्लस मीन्स जो है माइनस है, माइनस मीन्स डिवीजन है। तो सबसे पहला काम क्या है? जो है यहां पर सिंबल को रिप्लेस करना। सिंबल को रिप्लेस करने के बाद जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें आपको BODMAS लगा के उसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 42 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
अगला क्वेश्चन आपका जो है ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है? ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। और ब्लड रिलेशन में आपका सिंबल वाइज क्वेश्चन से पूछा गया है। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है, P प्लस Q मीन्स P इज हस्बैंड ऑफ Q, P डिवाइड Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज सन ऑफ Q, विच आर द फॉलोइंग शोज P इज द डॉटर ऑफ Q। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि P Q की पुत्री है? अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस ऑप्शन से ये निकल करके आएगा कि जो P है वह Q की पुत्री होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इस जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को, इस टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो बात जब ब्लड रिलेशन की आती है तो सबसे पहले बात होती है कि भाई जेंडर की, कि जब तक आपके ब्लड रिलेशन में इस चीज को आपको याद रखना, जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे यहां पर जो है, अब जेंडर की अगर हम बात करें, जेंडर की अगर हम बात करें तो भाई देखो 2 ही जेंडर हैं जिनके बीच रिलेशन होता है, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है ना, दूसरा फीमेल। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेल है तो उसके ऊपर प्लस लगा दीजिए, अगर आपको लगता है कि फीमेल है तो उसके ऊपर माइनस लगा दीजिए। ये हम अपने लिए लगाते हैं कि हमको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है ना। डायग्राम बनाते समय आपको लगता है मेल है तो प्लस लगाएंगे, फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। दूसरी एक बात आपको ब्लड रिलेशन में और याद रखनी है, जो बात होती है जनरेशन की, अर्थात पीढ़ी की। जैसे अगर हम जनरेशन की बात करें तो भाई जनरेशन में एक होता है इक्वल जनरेशन और एक होता है जनरेशन गैप। जैसे मैं अपनी बात करूं, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूं तो जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, चाहे वो मुझसे छोटी हो चाहे वो मुझसे मेरा भाई बड़ा हो, तो ये सब मेरी जनरेशन के हैं। अब जैसे मेरे पिता की बात हो, मेरे चाचा की बात हो, ठीक है ना, मेरे ग्रैंडफादर की बात हो, तो मेरे जो फादर है वो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, मेरे ग्रैंडफादर मुझसे उनसे एक जनरेशन और ऊपर हैं, अर्थात 2 जनरेशन ऊपर हो गए मुझसे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मुझसे 3 जनरेशन ऊपर के हैं। मेरे अंकल मुझसे, मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो चाचा हैं वो मेरे पिता के भाई हैं, तो मेरे पिता के भाई के बगल में बैठेंगे। तो ये जो है ध्यान रखना है कि जब जनरेशन की बात आती है, जब बात जनरेशन की होती है तो एक बात होती है इक्वल जनरेशन की और एक बात होती है जनरेशन गैप की। ओके, एक बात होती है जनरेशन गैप की। तो इक्वल जनरेशन को आप जो है इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं और जनरेशन गैप को आप इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर है? और एक चीज याद रखना है कि ब्लड रिलेशन में आपका एक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, और वह रिलेशन होता है आपका p² का रिलेशन, अर्थात पति पत्नी का रिलेशन, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। जैसे मैं कह दूं कि A इज हस्बैंड ऑफ B, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम इस डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। अगर कह दिया जाए कि A हस्बैंड ऑफ B, तो आप तुरंत कहेंगे कि B इज वाइफ ऑफ A। तो यही एक रिलेशन ऐसा है पति पत्नी का रिलेशन जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको। और बाकी इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन नहीं, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि A इज ब्रदर ऑफ B, अगर मैं कहूं कि A इज ब्रदर ऑफ B, अब देखो आपने इस प्रकार से बैठा दिया, लेकिन B A की कौन है मुझे नहीं पता, सिस्टर है कि ब्रदर है। लेकिन यहां पे आपको अगर कह दिया कि A इज हस्बैंड ऑफ B, तो आप कहेंगे B इज वाइफ ऑफ A, या B इज वाइफ ऑफ A, तो A इज हस्बैंड ऑफ B। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर आपको हर एक सिंबल का एक मीन्स दिया गया है। देखो यहां पे दिया गया है कि P प्लस Q, अब प्लस का मीन्स क्या है कि P इज हस्बैंड ऑफ Q, तो P जो है यहां पे फर्स्ट पर्सन मान लो, Q को सेकेंड पर्सन मान लो, तो P जो है वह Q का क्या है, हस्बैंड है, पति है, ठीक है ना। तो और यहां पे डिवीजन का क्या मतलब है, P इज सिस्टर ऑफ Q, तो P जो है वह Q की बहन है।
मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? P इज सन ऑफ Q, P जो है Q का पुत्र है। तो अब जरा आते हैं हम यहाँ पे, हमें निकालना है कि P इज द डॉटर ऑफ Q। अब देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है। आपसे कहा गया कि P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q आपको निकालना है, डॉटर ऑफ Q आपको निकालना है। अब एक चीज जरा मेरे ध्यान से समझिएगा, P का जेंडर आपको क्लियर होना चाहिए, और P जब Q की डॉटर है तो P का जेंडर माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ये बताओ। अब यहां पर बात आती है Q की, क्या Q का जेंडर क्लियर होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है भाई। अगर Q P की मां लगे तो भी वह उसकी पुत्री होगी, अगर पिता होगा तो भी उसकी पुत्री होगी, लेकिन P का जेंडर डिफाइन होना चाहिए कि फीमेल ही आना चाहिए। अब जरा हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, P का जेंडर डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपको हर एक ऑप्शन चेक करना है। तो ऐसे नहीं आप कह सकते कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको कम करने का ऑप्शन कम कैसे करें ताकि जल्दी आंसर हम दे पाए, उसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले हम यहां पर P के जेंडर को डिफाइन कर लें। जिसमें P का जेंडर फीमेल आएगा, जिसमें P का जेंडर फीमेल आएगा वही ऑप्शन केवल हमें चेक करना है। अगर सब में आएगा तो सबको चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम P का जेंडर डिफाइन करते हैं। देखो जहां जहां P है वहां वहां केवल अभी चेक करो। तो यहां पे Q डिवाइडेड P, डिवाइड का क्या अर्थ है? डिवाइड का अर्थ है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। अब देखो यहां पे कह रहा है कि P इज द डॉटर ऑफ Q, यहां पे आ गया कि Q इज द सिस्टर ऑफ P। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, इस प्रकार से इसको समझिएगा, ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन, तो Q इज द सिस्टर ऑफ P, Q इज द सिस्टर ऑफ P। तो अब जो है बताओ मुझे, क्या P का जेंडर डिफाइन होगा क्या? और वैसे भी जब Q P की बहन लग गई, Q जो है P की बहन लग गई, तो P या तो उसकी बहन होगी या तो उसका भाई होगा, बेटी तो हो ही नहीं सकती। हमें तो ये निकालना है कि P जो है Q की बेटी है, हमको ये निकालना, तो पहले से तो निकलेगा ही नहीं, और पहले में P का जेंडर डिफाइन भी नहीं है इसलिए भी नहीं निकलेगा। दूसरा आ जाओ, R मल्टीप्लाई P। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब देख लो क्या है, देखो यहां पे दिया है P मल्टीप्लाई Q मीन्स है P इज द सन ऑफ Q, P जो है वह Q का पुत्र है। तो यहां देखो R P का पुत्र है, R P का पुत्र है, R जो है P Q का पुत्र है, तो यहां P का काम कौन करेगा? R, Q का काम कौन करेगा? आपका P, तो R P का पुत्र है। अब क्या P का जेंडर डिफाइन होगा क्या? नहीं हो पाएगा, P का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा। और डिफाइन होगा भी तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो P जो है R की पुत्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Q प्लस R है, प्लस का क्या मतलब? P इज हस्बैंड ऑफ Q, तो Q जो है वह R का क्या है? पति है, और R जो है R इज सन ऑफ P, तो R जो है वह P का क्या? P इज सन ऑफ Q, तो R जो है वह P का पुत्र है। तो जब अब P का जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा, जब P का जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका क्या है? गलत है। अगले में आ जाओ, यहाँ पे C। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे P लगा है, R डिवाइडेड P, डिवाइड का क्या अर्थ है जरा देखो, P इज द सिस्टर ऑफ Q, R इज द सिस्टर ऑफ P, R इज द सिस्टर ऑफ P। अब P का जेंडर फिर से डिफाइन नहीं हो पाएगा, P का जेंडर फिर से डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पर ये भी गलत है। ठीक है ना? यहां पे देखो B तो B भी गलत है भाई, B में देखो P का जेंडर कहां डिफाइन है? Q प्लस प्लस की बात करें तो P इज हस्बैंड ऑफ Q, Q जो है यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे डिवाइड कर लो, यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, प्लस में फिर वो उसका अगर हस्बैंड हो जाएगा तो फिर इसको पुत्री होनी चाहिए ना, जबकि ये तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? P इज सन ऑफ Q, R जो है P का पुत्र है, तो दोनों फिर हस्बैंड थोड़ा ना हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है डिवाइड कर लो, तो Q इज सिस्टर ऑफ R और R इज सन ऑफ P, तो वहां पे तो Q आपकी P की पुत्री हो गई। ठीक है ना? चलो ये तीनों गलत, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अब D तो आपका सही होगा ही। यहाँ पे C क्यों गलत है? क्योंकि P का जेंडर ही डिफाइन नहीं है। यहाँ पे B क्यों? P का जेंडर डिफाइन नहीं है। A क्यों गलत है? क्योंकि P का जेंडर जो है आपका वहां पर भी डिफाइन नहीं है। तीनों में P का जेंडर ही डिफाइन नहीं है। चौथे में देखो, फिर चौथा तो सही होगा ही। देखो यहाँ पे डिवाइड का क्या अर्थ है? P डिवाइडेड P का अर्थ है P इज द सिस्टर ऑफ S,
और S जो है सन ऑफ Q, तो P जो है डॉटर हो जाएगी Q की। ऐसे तो बनाओगे ना D का, कैसे देखो, P जो है वह S की क्या है, बहन है, और S जो है वह Q का क्या है, पुत्र है। तो जो P है वो Q की पुत्री हो जाएगी। अब आपको Q के जेंडर से कोई लेने देना नहीं, Q चाहे उसकी माँ हो चाहे पिता हो, लगेगी तो उसकी पुत्री ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है डायरेक्शन टेस्ट से। किससे पूछा गया है, डायरेक्शन टेस्ट से, ठीक है ना। रोहित स्टार्ट्स वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन ए मोटरसाइकिल, आफ्टर ड्राइविंग सम डिस्टेंस ही टेक्स अ राइट, देन अ लेफ्ट एंड देन अगेन अ राइट to reach his home. When he reached his home, he was facing north. In which direction is his office from home? रोहित अपने ऑफिस से मोटरसाइकिल पर चलना शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने घर पहुंचने के लिए दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ता है। जब वह पहुंचा तो उसका मुख उत्तर की ओर था। उसका कार्यालय घर से किस दिशा में है, बताइए भाई, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है कि नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहां पे होना चाहिए कि व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, ध्यान रखना यहां पे होना चाहिए व्हेन ही रीच्ड होम, यहां पे होम आना चाहिए, यहां पे होम आना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन ही रीच्ड होम ही वाज फेसिंग नॉर्थ, जब वह घर पहुंचा तो उसका मुख उत्तर की ओर था। तो उसका कार्यालय घर से किस दिशा में, आपको ये बताना है। अब देखो यहां पर जो है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे लास्ट डायरेक्शन दी गई कि भाई पहले वो ऑफिस से निकला, फिर वह जो है एक बार मुड़ा क्या आपका, आफ्टर ड्राइविंग सम डिस्टेंस ही टेक अ राइट, देन अ लेफ्ट एंड देन अगेन अ राइट, एक बार राइट फिर लेफ्ट, एक बार और राइट मुड़ा। अब जब वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा किधर था, नॉर्थ साइड में था, नॉर्थ उत्तर दिशा में था, ठीक है ना। तो अब आपको बताना कि उसका जो ऑफिस है वह घर से किस दिशा में था। तो इसमें लास्ट डायरेक्शन आपको दी गई है, लास्ट डायरेक्शन आपको दी गई है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर और मैं ये मान लूं, तो सबसे पहले मैं यहां पे कुछ भी मानने से पहले मैं डायरेक्शन को समझ लेता हूं। डायरेक्शन आपकी चारों इस प्रकार से बनाई जाती है, ये होती है 4 डायरेक्शन, ये होती है ईस्ट, ये होती है डायरेक्शन आपकी वेस्ट, ये होती है डायरेक्शन आपकी नॉर्थ, और ये डायरेक्शन होती है आपकी साउथ। अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल 8 डायरेक्शनों की हम चर्चा करते हैं। 4 डायरेक्शन ये होती है, 4 डायरेक्शन आपकी इसकी मिडिल डायरेक्शन होती है कुछ इस प्रकार से, ओके। ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, ओके। अब यहां पर देखो, अगर हम लेफ्ट राइट की बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज में हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज में हमेशा आप लेंगे राइट, क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, राइट उस डायरेक्शन का, और एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे आप लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में आप लेंगे लेफ्ट, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज जरा समझो, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई डायरेक्शन किस प्रकार से बनाना है, लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है। अब यहां पर एक चीज जरा समझिए, यहां पर आपको लास्ट डायरेक्शन दी गई जब वो घर पहुंचा। तो जब आपको लास्ट डायरेक्शन दी जाती है तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको लास्ट डायरेक्शन दी जाए, जब आपको लास्ट डायरेक्शन दी जाए, लास्ट डायरेक्शन दी जाए, ठीक है ना, लास्ट डायरेक्शन दी जाए, तो आप क्या करो, आप उसको शुरू की डायरेक्शन, मान लो कि आप उस दिशा से घर से निकले थे या ऑफिस से निकले थे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि लास्ट डायरेक्शन को जो है बिगिनिंग डायरेक्शन मान के चलना है, लास्ट डायरेक्शन को बिगिनिंग डायरेक्शन मान के चलना है, ठीक है ना। और जब आप लास्ट डायरेक्शन को बिगिनिंग डायरेक्शन मानकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको देखो एक चीज ध्यान रखना है, जब वह लेफ्ट कहेगा
जब वह लेफ्ट कहेगा तो आप राइट मुड़ेंगे, और जब आपसे राइट कहेगा तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे। जब आपसे राइट कहेगा तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे, जब आपसे राइट कहेगा तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो भाई मैं ये मान के चलता हूं कि जो है वह ऑफिस से उत्तर दिशा में निकला था, वह ऑफिस से उत्तर दिशा में निकला था, ठीक है ना। अब देखो, इसको जरूर ध्यान रखना, आफ्टर ड्राइविंग सम डिस्टेंस ही टेक राइट एंड अ लेफ्ट एंड अगेन राइट, ठीक है ना। तो जब राइट कहेगा तब लेफ्ट मुड़ेंगे, जब लेफ्ट कहेगा तो राइट मुड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम यहां पर ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, यहां से जो है उत्तर दिशा में इस प्रकार से चले गए, ठीक है ना। इसके बाद अब कह रहा है राइट मुड़ने के लिए, तो हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे। तो अब देखो, ये नॉर्थ में जा रहे हैं, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब राइट कहेगा तो अब राइट में आप लेफ्ट मुड़ेंगे, और लेफ्ट जब मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, तो कुछ इस प्रकार से मुड़ेंगे। ये देखो, ये मुड़ गया इधर की तरफ। इसके बाद कह रहा है कि देन अ लेफ्ट। अब देखो, जब लेफ्ट कहेगा तो राइट मुड़ेंगे, जब लेफ्ट कहेगा तो राइट मुड़ेंगे। आप जा रहे हैं कहां? वेस्ट में। जब वेस्ट में जा रहे हैं तो राइट कहां होगा? क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। तो इसको और इधर बना लेते हैं, नीचे की तरफ, यहां से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे पहले आप ये नॉर्थ में गए इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे आपका ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया नॉर्थ। यहां से आप इस प्रकार से मुड़े, ये हो जाएगा लेफ्ट। ये आज इस प्रकार से मुड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका राइट। इसके बाद फिर से आप कहां मुड़ते हैं? फिर से आप जो है राइट मुड़ते हैं। देखो, तो अब जा रहे हैं फिर से उत्तर की तरफ। राइट जब मुड़ेंगे तो फिर से जो है अब आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो फिर से ये आप इस दिशा में आ जाएंगे, फिर से आप इस दिशा में आ जाएंगे। अब देखो, ये ऑफिस था, ये ऑफिस था, और यहां पर जब पहुंचा है तो ये उसका घर है, ठीक है ना। ये उसका घर है, ये उसका घर है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं तो वह ऑफिस से किस दिशा में निकला था? वह ऑफिस से किस दिशा में निकला था? तो आपने कहा कि मैंने जब इसको मान लिया कि किस दिशा में निकला था, उत्तर में, तो कौन सी डायरेक्शन आई? वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आई? वेस्ट, ठीक है ना। तो वह अपने ऑफिस से निकला था वेस्ट डायरेक्शन में, वह अपने ऑफिस से निकला था वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये देखो उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है, और ये उसका घर है। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं? भाई वो निकला था किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। ये भाई ये आप इसलिए आपने ये मान के चला कि भाई आपको पहले ये निकालना था कि वह निकला था किस दिशा में। तो आपने मान लिया कि भाई वो शुरुआत दिशा जो दी गई थी ना, लास्ट वाली, लास्ट डायरेक्शन को आप लेके चले। तो लास्ट डायरेक्शन को जब आप लेके चले तो आपको शुरुआती डायरेक्शन मिल गया। शुरुआती डायरेक्शन मिल गया मतलब जो जब वह ऑफिस से निकला था तो वो जो डायरेक्शन थी वो वेस्ट डायरेक्शन थी, ठीक है ना। वेस्ट डायरेक्शन से निकला था। तो वेस्ट डायरेक्शन से निकला था तो वेस्ट से होते हुए वो पहले राइट मुड़ा, ठीक है ना, फिर इसके बाद लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, फिर इसके बाद राइट मुड़ा। तो देखो, अगर मैं यहां पर इसको इस प्रकार से मान के चलूं, मुझे जो पता चल गया कि जब वह ऑफिस से निकला था तो वेस्ट डायरेक्शन में निकला था। तो देखो, वेस्ट डायरेक्शन से जब निकला था तो इस प्रकार से निकलेगा वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी यहां पे आप मान के चलो ये हो गया आपका सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना। वेस्ट डायरेक्शन में निकला था तो यहां पर देखो वेस्ट किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, ठीक है ना। तो इधर की तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। इसको हम यहां पे बना लेते हैं। यहां पे देखो, ये समझो यहां पे आ गया, ये हो जाएगा वेस्ट। इसके बाद वह राइट, अब राइट लेफ्ट वही लेना है। इसके बाद राइट मुड़ा तो ये आया। इसके बाद जो है, चूंकि भाई क्लॉकवाइज में राइट होगा ना, इसके बाद लेफ्ट मुड़ेगा तो फिर से इधर की तरफ जाएगा और फिर राइट मुड़ेगा, देखो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखो, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है और ये उसका घर है, ये उसका घर है। तो आपसे पूछ रहा है कि घर से वह उसका ऑफिस किस दिशा में है? तो घर से उसका ऑफिस इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो यहाँ पे चारों डायरेक्शन बना लो। ये ईस्ट, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ। ये साउथ ईस्ट में है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।
क्लियर है बात, मेरी समझ में आ गई भाई। हमने ये मान के चला कि पहले हमने क्या निकाल लिया, ऑफिस से किस दिशा में निकला था ये हमने निकाल लिया। तो हमने क्या किया कि लास्ट डायरेक्शन को हम लेके चले। तो जब लास्ट डायरेक्शन को आप लेके चलेंगे तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट मान के चलना है आपको। तो उससे आपको ऑफिस की डायरेक्शन मिल गई कि ऑफिस से वह वेस्ट में निकला था। तो ऑफिस से जब वो वेस्ट में निकला था तो देखो वो कहां पहुंच गया, नॉर्थ में, अर्थात ये उसका घर है। घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है, घर से उसका ऑफिस जो है साउथ ईस्ट में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन आपका जो है लेटर सीरीज से पूछा गया, इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रिपीटेड सीरीज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। Which one set of letters when sequentially placed at blank space in the given letter series shall complete it? अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान दी गई अक्षर श्रृंखला रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर उसे पूरा करेगा। अब आपको ये एक श्रृंखला दी गई है अक्षरों की, और यहां पर आपको बताना है कि किन अक्षर की श्रृंखला को हम यहां पे रखें, ठीक है ना, ताकि जो ये सीरीज है ना वो कंप्लीट हो जाए। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी जो है नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर लीजिए, उनको जो है उसमें ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, या फिर एक चीज ये भी है कि आप इसको सीरीज के माध्यम से ही फिल करिए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको आप सीरीज के माध्यम से ही फिल करिए। कैसे, जरा वो समझिए। देखिए यहां ब्लैंक स्पेस दिया है 2, ए बी, ए दिया है, फिर ब्लैंक स्पेस 2 है, फिर बी ए है, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर ए बी है। अब एक चीज जरा समझो, यहां पर कुछ ऐसा दिया गया है कि ये 2 ब्लैंक स्पेस, फिर ए बी, फिर 2 ब्लैंक स्पेस, फिर बी ए, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर ए बी। अब देखो कैसे इसको जो है हम सीरीज के माध्यम से फिल करेंगे। ये ऑप्शन भी, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही हो जो यहां पे फिल किया जाएगा। अगर मैं यहां पर देखो तो ए बी, देखो ए बी, अगर मैं यहां भी लेता हूं कि ए, फिर ले लिया मैंने बी, ए बी बन गया, ए बी यहां भी है, ए के बाद बी यहां भी आएगा, तो देखो ए बी, फिर क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आपका ए आ जाएगा ना, यहाँ पे आपका ए नहीं लिखा ना मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए बी ए है, यहाँ पे आपका ए बी ए है, ए बी ए। अब देखो अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ए बी ये अलग हो गया, 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 ए बी वो आ गया। तो ए बी में सब आपका जो है क्या हो गया, डिवाइड हो गया। भाई हमने यहाँ पे देखा कि ए बी है तो हमने शुरुआत में भी ए बी भर दिया, यहाँ पर भी ए बी आ गया, ए के बाद बी यहाँ पर भी आ गया, ए के बाद बी यहाँ, एक बस जैसे टर्म आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती इसको फिल करने में। तो जैसे ही आपका एक ग्रुप कंप्लीट हुआ आपने तुरंत इसको फिल कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या फिल किया गया, सबसे पहले आपने ए बी, फिर आपने बी, फिर ए, फिर बी, ए डबल बी ए बी। तो आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चनों को, रिपीटेड सीरीज को, क्वेश्चनों को आप सीरीज के माध्यम से ही फिल कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे आंसर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका जो है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका जो है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन बोथ द फिगर। यदि दोनों आकृतियों में समान नियम का पालन किया जाता तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आपके सामने कुछ डायग्राम दिए गए हैं, यहां पे देखिए कुछ नंबर्स आपके फिल हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा, 5 आएगा कि 9 आएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि रूल जो लगेगा, जो नियम लगेगा वो दोनों में सेम लगेगा। जो नियम इधर अप्लाई होगा वही नियम इधर अप्लाई होगा। तो अब यहां पर नियम क्या लगेगा उसको जरा देखते हैं। तो भाई ये जो नंबर आपके बाहर दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हमें ये नंबर लाना है, इनका प्रयोग करके हमें ये नंबर लाना है 42। तो आपने कहा ये तो बहुत सिंपल है, तो आपको सिंपल सा दिखाई पड़ रहा है। देखो अगर आप फर्स्ट की बात करें तो यहां पे देखो, अगर 21 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 42 आ जाएगा। अगर आप 6 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 42 आ जाएगा। मतलब जो आमने सामने नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने कहा कि यहां पर भी देखिए, अगर मैं 15 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, 15 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 90 हो जाएगा।
तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 90 हो जाए? आपने कहा 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 90 हो जाएगा, अर्थात यहां पे क्या रखा जाएगा? यहां पे आपका 10 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जगह आपका 10 फिल किया जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया भाई? यहां पर देखो 21 2 जा 42, 6 7 जा 42, तो यहां पर 15 6 जा 90, 9 10 जा 90, तो दोनों में सेम रूल अप्लाई हो रहा है, तो उस हिसाब से वहां पर क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना? क्योंकि सिंपल सा आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ये रूल लगेगा, बस इतना ये बात को ध्यान रखना, जो रूल लगेगा दोनों में सेम लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो है पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया। किस टॉपिक से पूछा गया? पिक्चर रीजनिंग के जो है मिरर इमेज और वाटर इमेज टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि MN रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। अब एक चीज देखो, आपको अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर तो एक होता है, उसको रखने के दो तरीके होते हैं। एक इस प्रकार से रखा जाता है, ये मिरर आपका वर्टिकल मिरर हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल मिरर में आपको याद रखना है कि लेफ्ट बदलता है राइट से, लेफ्ट बदलता है राइट से, और राइट बदलता है लेफ्ट से, राइट बदलता है लेफ्ट से, लेकिन अप एंड डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट बदलेगा राइट से, राइट बदलेगा लेफ्ट से, लेकिन अप डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता अगर मिरर आपका वर्टिकल रखा है तो। अगर बात करते हैं अगर मिरर हॉरिजेंटल रखा है, अगर मिरर कुछ ऐसा रखा है, मिरर कुछ ऐसा रखा है, ये हॉरिजेंटल मिरर है, ये MN दर्पण एक हॉरिजेंटल रखा है। हॉरिजेंटल में ध्यान रखना है आपको, अप बदलेगा डाउन से, डाउन बदलेगा अप से, अप बदलेगा डाउन से, डाउन बदलेगा अप से, लेकिन लेफ्ट एंड राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेफ्ट एंड राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है। अब जरा आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर, और आपके यहां पे देखो दर्पण रखा है, ये वर्टिकल रखा जाएगा तो लेफ्ट राइट तो बदल जाएगा, लेकिन अप डाउन नहीं बदलेगा। मतलब ये जो आपका ये एरो का निशान है वो नीचे ही रहेगा, ये ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका सर्कल है ये ऊपर ही रहेगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ए तो आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो अप डाउन तो नहीं बदलने वाला, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो अब सबसे पहले उनको चेक करो जो आंसर हो ही नहीं सकते। दूसरा देखो बी की अगर हम बात करें तो ये जो आपका है ये आपका इधर तो रहेगा, लेकिन ये इधर जाएगा ना भाई, जो जितना पास वो पास, जो दूर तो दूर, तो ये पास में आएगा, ये दूर जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पे ये तो ठीक है लेकिन ये सही नहीं, इसलिए आपका एरो भी यहां पे गलत है। अगर मैं बात करूं सी की, तो क्या सी आपका सही होगा? क्या आपने कहा सी भी आपका सही नहीं होगा, सी भी आपका सही नहीं हो, चुकी ये डायग्राम ही नहीं बनेगा, ये डायग्राम ही नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी आपका सही होगा, आंसर डी आपका सही होगा। क्योंकि जो आपने भाई, अब जब ये तीनों गलत हो गए तो एक तो सही होगा ही होगा। और देखिए यहां पर होगा भी यही, देखो ये इसके पास तो ये इसके पास, ये दूर तो ये दूर, ये इसके पास तो ये पास, ये दूर तो ये दूर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जब वर्टिकल मिरर रखा जाता है तो लेफ्ट राइट बदलता है, लेकिन अप डाउन नहीं बदलता। लेकिन जब हॉरिजेंटल मिरर रखा जाता है तो आपका अप डाउन बदलता है, लेफ्ट राइट नहीं बदलता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है आपका जो है कि अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 51 है कि 61 है कि 71 है कि 41 है। तो अब जरा देखिए यहां पे आपको एक सीरीज दी गई है जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, वहां पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। तो जैसे यहां पर देखो आपका 3 है,
3 के बाद फिर क्या है आपका 8 है, 8 के बाद फिर क्या है आपका 18 है, फिर 35 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे 98। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को निकालते हैं। अगर डिफरेंस से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगी तो फिर कुछ और देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर डिफरेंस की बात करूं तो 3 में कितना ऐड करूं कि 8 हो जाए, आपने कहा प्लस का 5 कर दीजिए। 5 में कितना ऐड करूं कि 18 हो जाए, 10 कर दीजिए। 18 में कितना ऐड करूं कि 35 हो जाए, तो आपने कहा प्लस का कर दीजिए, कितना आपका जो है 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गए 1, 17 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या कुछ ऐसा आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, आपने कहा फिर एक सीरीज यहाँ पे सोच लीजिए। देखिए 5 में 5 ऐड करो तो आपका 10 हो जाएगा, 10 में अगर 7 ऐड करो तो आपका 17 हो जाएगा। अब दो चीज है, अगर प्राइम नंबर में लेता हूं, अगर प्राइम नंबर में लेता हूं तो यहाँ पे 11 ऐड होगा, क्योंकि भैया देखो 5 के बाद 7 का प्राइम नंबर 11 आएगा। अगर मैं 11 इसमें ऐड करता हूं, अगर मैं 11 इसमें ऐड करता हूं तो 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा, जरा बताइए भाई। 17 प्लस 11 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 1 8 1 1 2 28। अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 28, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं ये कितना आ जाएगा, यह जाएगा 8 5 13, हासिल आया कितना 1 3 2 5 1 6, 63 आएगा। 63 ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया। 63 ऑप्शन में दिया गया, नहीं दिया गया भाई। दो या तो मैं यहाँ पे देखो अगर 2 का अंतराल लेके चलो तो मैं 9 ऐड भी ऐड करके देख लेता हूँ। बात मेरी समझ में आ रही है ना भाई। यहाँ पे दो चीजें ऐड हो सकती हैं, या तो कोई प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की बात करूं तो भाई 5 का 7 7 का 11 आएगा। 11 अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। 28 ऐड करने पे 63 आ, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो फिर ये तो गलत है। फिर जरा और मैं चेक करता हूं, यहाँ पे देखो अगर मैं जो है यहाँ पे 9 ऐड करूं, अगर मैं इसमें 9 ऐड करूं कितना हो जाएगा, 9 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 9 7, यहाँ पे प्लस का 26 हो जाएगा। 26 करने पे 6 5 11 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 2 5 1 6, 61 आ जाएगा। कि 61 है क्या, आपने कहा 61 है। देखो तो आगे जो है, आगे क्या ऐड होगा, आगे क्या ऐड होगा, आपने कहा यहां पे ऐड होगा अब 11, तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 61 के तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए कितना, यहाँ पे आना चाहिए 6 1 7 2 1 37, यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। तो देखो 7 1 8 6 3 9 बिल्कुल सही है। तो ये दो सीरीज चले गए, प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 17 प्लस का 26 प्लस का 37। एक नीचे सीरीज चले 5 7 9 11, अगर आगे होगा तो क्या होगा 13 होगा। हमने पहले प्राइम नंबर रख के भी देखा तो वहां से बात बनी नहीं, फिर ये चला कि भाई 5 7 फिर 9 11, आगे अगर होगा तो क्या ऐड होगा 13। अब मुझे आपको बताने की जरूरत है, ये पैटर्न होता है, एक बार जो निकल आया फिर आगे आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो है लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है, लॉजिकल वेन डायग्राम से। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग्स्ट सोडा मिनरल वाटर लिक्विड। उस आरेख की पहचान करें जो सोडा मिनरल वाटर और तरल के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखो लॉजिकल वेन डायग्राम में हम सेट्स के माध्यम से जो है वर्डों के बीच एक रिलेशन को जो है दर्शाते हैं। अब जैसे यहां पे 3 आपके वर्ड दिए गए, एक सोडा है, मिनरल वाटर है और लिक्विड है। अब आपको पहले ये सोचना इन तीनों के बीच रिलेशन है क्या, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं भाई लिक्विड, लिक्विड के अंतर्गत दोनों आएंगे, लिक्विड के अंतर्गत दोनों आएंगे। और देखो सोडा अलग लिक्विड होता है और मिनरल वाटर अलग लिक्विड होता है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। सोडा अलग है, मिनरल वाटर अलग है। तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा कि देखो भाई आंसर हो जाएगा सी। कैसे, जरा उसको समझिए भाई। ये हो गया देखो लिक्विड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया आपका लिक्विड, लिक्विड के अंदर ये हो गया सोडा, ये हो गया सोडा, और ये हो गया आपका मिनरल वाटर, ये हो गया मिनरल वाटर, ये हो गया मिनरल वाटर।
दोनों अलग अलग है, दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है ब्लड रिलेशन टॉपिक से, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन टॉपिक से तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ब्लड रिलेशन में मेन चीज क्या है आपका? जेंडर डिफाइन होना चाहिए तब रिलेशन डिफाइन होगा। जेंडर के लिए हम मेल के लिए प्लस लगाते हैं, फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। जनरेशन की जब बात आती है तो इक्वल जनरेशन को हम जो है एक वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं, और जो है आपका जनरेशन गैप को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। जो पति पत्नी का रिलेशन है उसको हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। और पति पत्नी के रिलेशन में यदि एक किसी का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है ब्लड रिलेशन में जिसमें से यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का भी आप डिफाइन कर सकें। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं दे पाते तो फिर आपको डायग्राम बनाना है। देखो कैसे, अगर इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है? आंटी है उसकी, कि नीस है, कि मदर है, कि कजिन है? तो आपने कहा बहुत सिंपल। देखो अच्छा, परिचय कौन करा रहा है? मोनिका। परिचय कौन करा रहा है? तो ये हो जाएगी मोनिका। मोनिका परिचय करा रही है किसका? आपसे रीना का। ये हो जाएगी रीना। रीना का परिचय करा रही है कौन? इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। अब देखो मोनिका किसका परिचय करा रही है? रीना का। तो रीना की तरफ हमने लगा दिया क्या? एरो का निशान। अब क्या कर रही है मोनिका रीना के बारे में कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब देखो ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मोनिका के पिता, ये हो गए मोनिका के पिता, ये हो गए मोनिका के पिता, ये हो गए मोनिका के पिता। अब एक चीज बताइए, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी कौन है? मोनिका ही तो है, ठीक है ना। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी कौन है? मोनिका है। यही तो ओनली डॉटर है किसकी? इसके मोनिका के पिता की। मोनिका के पिता की ओनली डॉटर कौन है? ओनली डॉटर यही तो है मोनिका। और जो रीना है, रीना इसकी ओनली डॉटर है। रीना जो है मोनिका की ओनली इकलौती पुत्री है। तो ये कौन हो गई? ठीक है ना, ये इसकी जो है ओनली डॉटर है, ये उसकी ओनली डॉटर है, अर्थात इकलौती पुत्री है। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई? मोनिका ने रीना का परिचय कराते हुए कहा कि मेरे पिता के, अब जब मेरा वर्ड लग गया तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, जब एक ओनली वर्ड लग गया तो मोनिका के अलावा दूसरी पुत्री है ही नहीं उसके पिता की, तो भाई इकलौती पुत्री कौन हुई? स्वयं मोनिका हुई, ठीक है ना। और मोनिका की ही यह क्या है? ओनली डॉटर, ठीक है ना। मेरे पिता की इकलौती बेटी की है, इकलौती बेटी है। तो भैया मोनिका अपने पिता की इकलौती बेटी है और ये जो है मोनिका की इकलौती बेटी है। तो मोनिका इसकी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। मोनिका इसकी हो जाएगी माँ, यह है उसकी हो जाएगी डॉटर। तो यहां पे आंसर हो जाएगा मदर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा भाई। क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से, 12th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग की बात जैसी आती है, बात होती है अल्फाबेट की। बात जैसे अल्फाबेट की आती है, बात होती है A to Z की। और A to Z की जैसे बात आती है तो बात होती है 1 to 26 की, ठीक है ना। तो कोड अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज NOTION is written as MLGRLM, then how will vector be written in that language? यदि एक निश्चित कोड भाषा में NOTION को MLGRLM लिखा जाता है तो उस भाषा में VECTOR को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना कि इनमें से चारों में कौन सा सही आंसर होगा। तो
तो यहां पर देखो कोडिंग डिकोडिंग करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि पहले यहां से नोशन को क्या लिखा गया है, MLGRLM। तो कैसे लिखा गया है, यहां से हम मेथड निकालेंगे और जो मेथड निकलेगा उसको वेक्टर में लगा देंगे। जैसे यहां पर देखो क्या है, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखो, समझो क्या है, NOTION, नोशन लिख दिया आपने। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है देखो M, फिर आपका L, फिर G, फिर R, फिर L, फिर M। अब इनके जरा कोड लिख लीजिए। देखिए N का कोड 14, O का 15, T 20, I 9, O 15, N 14। यहां देखो M 13, L 12, G 7, R 18, L 12, M 13। अब जरा एक चीज देखो, जैसे ही आपने कोड लिखा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना, कि यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर देखो ये सारे एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। अब सर ये अपोजिट किस बला का नाम है, तो भैया देखो ऐसा है कि जो दो अल्फाबेट हैं उनके कोड को यदि हम आपस में ऐड कर दें तो उनका टोटल जो सम है वो 27 होना चाहिए। अगर टोटल सम 27 हो जाएगा तो वे एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। तो यहां पर देखो 14, 13, 27, 15, 12, 27, 27, 27, 9, 18, 27, 15 और 12, 27, 14 और 13, 27। तो जब दो अल्फाबेट के जो कोड है अगर उनका एडिशन 27 होता है तो वे एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। जैसे ए का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, ठीक है ना, E का V, F का U, G का आपका हो जाएगा, G का हो जाएगा क्या, G का T, ठीक है ना, और H का आपका हो जाएगा S, I का R, J का हो जाएगा आपका Q, ठीक है ना, इसके बाद आपका K का हो जाएगा P, L का हो जाएगा O और M का हो जाएगा N। तो ये जो अल्फाबेट है ना 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं, उसमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में A से M, सेकंड में N से Z, और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अपोजिट होता है। लेकिन अपोजिट की फिनिशन कैसे याद रखें, दोनों का योग करने पे 27 आना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछा गया यहां पर, आपने पहचान लिया कि भाई चलो इसका यहां पे क्या है, अपोजिट लिखा है। आपसे पूछा गया वेक्टर WECTOR। अब देखो इसके कोड हमने लिख दिए, V का 22, E का 5, C का 3, T का 20, O का 15 और R का 18। देखो 22 में अगर मैं प्लस का 5 ऐड कर दूं तो 27 हो जाएगा, 5 होता है E का कोड। 22 अगर ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, ये होता है 22 V का कोड। अगर 24 में ऐड करूं तो हो जाएगा आपका 27 होता है X का कोड। अगर मैं 7 ऐड कर दूं 20 में तो हो जाएगा 27 होता है G का कोड। 15 में अगर मैं 12 ऐड करूं तो हो जाएगा 27, 12 होता है L का कोड। 18 में अगर मैं 9 ऐड करूं तो हो जाएगा 27, 9 होता है I का कोड। तो ये देखो यहां पे V का अपोजिट E, E का अपोजिट B, C का X, T का G, O का L, R का आपका I। तो ये हो जाएगा इसका आंसर EVXGLI, EVXGLI। तो आंसर C आपका सही आंसर हो जाएगा, EVXGLI आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अल्फाबेट से पूछा गया आपका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा आपको करते जाना है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ लेटर इन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट आर इंटरचेंज, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द सेवंथ एंड द थर्ड एंड द एट्थ एंड सो ऑन, which are the following letters will be the fifth from left after interchanging the position। यदि शब्द डिस्ट्रीब्यूट में पहले और छठे अक्षर के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, इसी तरह दूसरे और सातवें, तीसरे और आठवें, और यही क्रम आगे भी चलता रहे, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर स्थान बदलने के बाद बाएं से पांचवां होगा? ई होगा, आई होगा, एस होगा तो कि टी होगा। तो एक बात समझिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया है, नहीं बताया तो सुन लीजिए
जो पंक्ति हो, चाहे वो कोई अल्फाबेट हो, चाहे कोई लाइन हो, चाहे कोई वर्ड हो, जहां से हम लिखना उसको स्टार्ट करते हैं वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जहां पे वो खत्म होता है वो होता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखो एक वर्ड आपको दिया गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, तो आपने लिख लिया इसको DIS BUTE, ये वर्ड दिया गया है। अब देखिए इसकी नंबरिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर है। अब देखो जहां पे डी लिखा है ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे डी लिखा है ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जहां पे आपका ई लिखा है ये है इसका राइट हैंड साइड, ये है इसका राइट हैंड साइड। ठीक है ना, राइट हैंड साइड। यहां पे बीच में जो भी अल्फाबेट ये आए हैं इनका लेफ्ट राइट आपके हमारे लेफ्ट राइट के समान होगा, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। अब जरा देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाइए। तो कह रहा है कि फर्स्ट जो है किससे इंटरचेंज करेगा स्थान, 6 से। तो फर्स्ट में क्या है आपका डी और 6 में क्या है आपका जो है आई। तो देखो यहां पे आ जाएगा आपका आई और यहां पे आपका जाएगा डी। ठीक है ना। फर्स्ट किससे बदलेगा आपका जो है, फर्स्ट बदलेगा आपका जो है आई से। सेकंड किससे बदलेगा आपका 7th से। सेकंड किससे बदलेगा आपका 7th से। थर्ड बदलेगा आपका किससे 8 से। आगे भी यही क्रम जारी रहे तो फोर्थ किससे बदलेगा 9 से। 5 किससे बदलेगा आपका 10 से। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका कौन सा अल्फाबेट आएगा, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा आपका फर्स्ट का किससे बदलना है 6 से, तो ये आ जाएगा आपका आई। पहले आई आएगा, आई के बाद आपका सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे यू, फिर आ जाएगा आपका टी, फिर आ जाएगा आपका ई, और ई के बाद फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई, डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, क्योंकि सेकंड पे आई है ना। फिर आएगा थर्ड पे तो यस आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका टी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका आर। तो देखो जरा ये कौन सा नंबर है आपका 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है आपका क्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये है 5th। तो जहां पे आपका फर्स्ट था वहां पे 6 आ गया, जहां पे 6 था वो फर्स्ट चला गया। तो ये हो गया इंटरचेंज कर दिया हमने। अब कह रहा है कि बदलने के बाद बाएं से पांचवा कौन सा होगा, ठीक है ना, लेफ्ट से आपका 5th क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका यही है, लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड आपका ये है। तो अब 5th नंबर पे कौन आएगा, अब 5th नंबर पे कौन आएगा, तो आपने कहा 1 2 3 4 5। अब जो आंसर होगा आपका ई होगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थोड़ा ना बदलेगा, वो तो हमने जो अल्फाबेट थे उनको इंटरचेंज किया है। तो अब जो है लेफ्ट से 5th नंबर पे कौन आएगा, तो आपने कहा लेफ्ट से 5th नंबर पे आ जाएगा आपका ई, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। क्लियर है। तो यहां पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आई। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस प्रकार से उसने कहा तो उस प्रकार से सारे अल्फाबेट को चेंज कर दिया। जहां से हमने अल्फाबेट को लिखना स्टार्ट किया था वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे अल्फाबेट का लिखना खत्म हुआ वो हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है ना। इनको इंटरचेंज करने के बाद ये एक आपका नया सीक्वेंस बना। हमसे पूछा गया था लेफ्ट हैंड साइड से 5th लेटर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से 5th लेटर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका ई। तो ई आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड से पूछता तो हम यहां से काउंट करते, अगर राइट से पूछता तो हम कहां से काउंट करते, आर से। क्लियर है, समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आप किस प्रकार से बहुत आसानी से और कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।